नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 4 जो कि अर्धनारीश्वर नाम एक निबंध है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। पिछले 3 कक्षाओं में हमने निबंध को पढ़ा, निबंध के सार को जाना, साथ ही उसमें आए हुए कई अनुच्छेदों एवं अंशों के सार को समझा। आज की कक्षा में हम संपूर्ण निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, निबंध के माध्यम से दिनकर ने नर नारी के विभेद को समाप्त करना चाहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्धनारीश्वर निबंध में नर और नारी दोनों की स्थिति और दोनों के मध्य जो विभेद है उसे दिनकर ने अपने निबंध के माध्यम से समाप्त करना चाहा है। पुरुषों के वर्चस्ववादी सत्ता से नारी को बाहर निकालकर समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की सोच। यदि हम संपूर्ण निबंध को पढ़ें तो हम पाते हैं कि दिनकर ने पुरुषों की जो अजेय सत्ता है, वर्चस्ववादी सत्ता है, उससे नारियों को बाहर निकालने का कार्य किया है। साथ ही साथ उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का भी कार्य किया है। स्त्री केवल भोग्या मात्र नहीं, ऐसा विचार दिनकर ने अपने अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से हमें देना चाहा है। आगे के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे स्त्री को पुरुषों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमने कई प्रसंग पढ़े थे जिसमें हमने यह देखा था कि नारियां सदैव पुरुषों पर आश्रित रहीं। आर्थिक परवस्था तो उन पर बहुत ज़्यादा देखा गया। दिनकर ने अपने निबंध के माध्यम से यही बताना चाहा है कि स्त्री को भी अपना अस्तित्व समझना चाहिए और स्वयं पर उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, न कि पुरुषों पर उनकी निर्भरता बनी रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, स्त्री एवं पुरुष का कर्म क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र एक है। बिल्कुल सही बात भी है। दिनकर ने कहा है कि जब पुरुष और स्त्री एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर इनके कर्म क्षेत्र और जीवन उद्देश्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यही कारण है कि पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वही कर्म क्षेत्र स्त्री का भी होना चाहिए, और जो जीवन का उद्देश्य स्त्रियों का है वही जीवन उद्देश्य पुरुषों का भी होना चाहिए। तो बच्चों, अर्धनारीश्वर निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा। संपूर्ण निबंध तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, उसके सार को भी समझ लिया है। आइए पूरे निबंध में आए हुए कुछ ऐसे शब्दों को जानें जिनके अर्थ थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं। चलिए हम शब्द निधि के माध्यम से जानेंगे। शब्द निधि, निधि का तात्पर्य होता है खजाना। शब्दों का खजाना है। आइए एक एक कर उनका अर्थ भी जानते जाएं। अल्क तक, अल तक का अर्थ होता है आलता। अवलंबित, अवलंबित का अर्थ होता है आधारित। बाघंबर, बाघंबर का अर्थ होता है बाघ के चर्म का वस्त्र, यानी बाघ के चमड़े का वस्त्र। निस्सीम, निस्सीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा न हो। दीपित, दीपित का अर्थ होता है चमकता हुआ, दीप्त होता हुआ। परवस्ता, परवस्ता का अर्थ होता है दूसरे के वश में होना। त्रिपुंड, त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक। आयुष्मान, आयुष्मान का अर्थ होता है आयु वाला, जिसकी अधिक आयु हो। वृंत, वृंत का अर्थ होता है डाली या फुनगी। इशत, इशत का अर्थ होता है कुछ, आंशिक या थोड़ा।
तंतुवाय। तंतुवाय का अर्थ होता है बुनकर। आखेट, यहाँ बच्चों बुनकर के बगल में अहेर लिखा हुआ है, यहाँ शुद्ध है। हम अहेर और आखेट को एक साथ जानेंगे। आहेर अथवा आखेट, इसका अर्थ होता है शिकार। वामांग, वामांग का अर्थ होता है वाम अंग। वाम का मतलब बायां और अंग, तो वामांग का अर्थ हुआ बायां अंग। आइए आगे और शब्दों को देखें। स्फुलिंग, स्फुलिंग का अर्थ होता है चिनगारी। ग्रीवा, ग्रीवा आप समझते होंगे, ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। यति, यति का अर्थ होता है तपस्वी। वक्षोदेश, वक्षोदेश का अर्थ होता है छाती का भाग। क्लांति, क्लांति का अर्थ होता है थकान। मंदार हार, मंदार हार की चर्चा की गई है निबंध में। मंदार हार का अर्थ होता है मंदार फूलों की हार। मंदार एक प्रकार का फूल होता है जो शिव जी को भी बहुत प्यारा है, और मंदार फूल का हार की बात की जा रही है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। समीरण, समीरण का अर्थ होता है हवा। भीरुता, भीरुता का अर्थ है भयशील, जो जिसमें डर हो। वारी, भयशीलता, यहाँ तवारी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ इसे हम वारी पढ़ेंगे। वारी का अर्थ होता है जल। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है उत्साहपूर्ण परिश्रम। आतप, आतप का अर्थ होता है धूप। याचना, याचना का अर्थ है मांग। तो बच्चों, हमने कई सारे शब्द निधियों को जाना, शब्दों के अर्थ को भी जाना। अब आइए, हमने अपने पाठ को कितना समझा है, यह निबंध पढ़कर हमें और हमारे भीतर क्या समझ बनी है, इसकी हम एक छोटी सी जांच कर लें कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है छायावादोत्तर युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। दिनकर छायावादोत्तर युग यानी छायावाद के बाद के युग के कवि हैं। और धारा कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। इसे हमने परिचय में भी पढ़ा था। अब आइए, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? याद है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? आपको याद है? निश्चित आपको याद होगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस स्थान से जुड़े हुए हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। दिनकर जी बेगूसराय के रहने वाले थे। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है मनरूप देवी एवं रवि सिंह। बच्चों, प्रश्न में जब माता पिता का नाम पूछते हैं तो पहला शब्द माता का आया है, तो हम यह जानेंगे
कि पहला उत्तर भी माता के नाम से होना चाहिए। जो उत्तर है उसमें माता का नाम पहले आना चाहिए। और हमने उत्तर भी देखा, उत्तर था मनरूप देवी, यानी दिनकर जी की माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। आइए अब हम 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? चलिए उत्तर देखें। उत्तर है 1925 छात्र सहोदर में। कहने का अर्थ है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता सन 1925 में प्रकाशित हुई, छात्र सहोदर नामक पत्र में। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, पहली कविता पुस्तक दिनकर जी की कब प्रकाशित हुई? यहाँ पहली कविता पुस्तक की चर्चा की गई है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पहली कविता पुस्तक कौन सी थी उनकी। पहली कविता पुस्तक है प्रणभंग, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई। तब दिनकर जी की अवस्था 21 वर्ष की मात्र थी। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रणभंग नामक एक कविता पुस्तक लिख डाली थी, जिसे 1929 में प्रकाशित किया गया। बच्चों, 6ठा प्रश्न भी आपके समक्ष है और 7वां भी। हमें ध्यान देना होगा कि 6ठे प्रश्न में पहली कविता की चर्चा की गई है और 7वें प्रश्न में पहली कविता पुस्तक की। तो हमें दोनों प्रश्नों के बीच में कोई संशय नहीं रखना है, दोनों प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। आइए अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर पहले से मौजूद है। 8वां प्रश्न है, दिनकर जी की किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। चलिए देखते हैं कि दिनकर जी को किस कृति पर मिला है। बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर है उर्वशी। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक उनकी एक प्रमुख कृति से मिली है, प्रमुख कृति पर मिली है। उर्वशी है, उर्वशी की रचना 1961 में हुई थी और साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय की रचना सन 1956 में हुई थी। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आइए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? आइए उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही है, सही उत्तर है कि दिनकर जी राज्यसभा के सांसद थे, न कि लोकसभा के। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद रहे थे। आइए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर गद्य की कौन सी विधा है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है निबंध। बच्चों,
आपके परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है और बहुवैकल्पिक सवालों में यह सवाल आता है। जैसे सवाल हो सकता है कि अर्धनारीश्वर गद्य की कौन सी विधा है, और उसमें कई विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत और निबंध। तो ऐसे में आप निबंध को चयन कीजिएगा। तो हमने इसे एक पंक्ति में इसके अंतर को जाना है, इसके उत्तर को जाना है, और वहाँ आपको बहुवैकल्पिक में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सही उत्तर है निबंध नाम की विधा से, निबंध विधा में लिखी गई है अर्धनारीश्वर। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है, दिनकर का कौन सा निबंध भारत का एक मिथकीय प्रतीक है? हमने इसे पहले ही अंश में जाना है, चूँकि निबंध का पहला ही पंक्ति है जो द्योतित करता है कि यह एक मिथकीय प्रतीक है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचीता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। मनचीता का अर्थ होता है मन में कल्पना करना या मन का विचार करना। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यक्त होता और काम करता दिखलाई पड़ता है। मिथकीय प्रतीक यानी मिथक, और मिथक का अर्थ होता है कल्पित कथा। कृष्ण कल्पित कथा शिव और पार्वती के आधे आधे अंग से मिलकर बने अर्धनारीश्वर नाम के एक रूप को उन्होंने मिथक के रूप में लिया था। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? इस प्रश्न का उत्तर अभी अभी हमने जान भी लिया था 12वें प्रश्न के चर्चा के संदर्भ में। चलिए सही उत्तर देख लें। सही उत्तर है शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कल्पना के द्वारा साकार किया गया रूप। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? हमने निबंध को पढ़ा था। दिनकर ने बताने का प्रयास किया है कि नारी शुरू से ही पराधीन नहीं रही, बल्कि एक युग का आविष्कार हुआ, जिस युग में नारी ने धीरे धीरे पराधीनता को स्वीकार कर लिया। चलिए उसी युग की चर्चा हो रही थी। अब हम उत्तर भी देख लें। उत्तर है कृषि युग, यानी कृषि के आविष्कार होने पर नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि कार्य में पुरुषों ने बाहर का कार्य लिया। वे स्वयं को बलिष्ठ मानते थे। किसानी का काम, खेत में हल चलाने का, मिट्टी कोड़ने का, ये काम पुरुषों ने लिया, और अरोचने, परोचने, पसारने, इसका काम स्त्रियों के जिम्मे आया और वे घर तक सीमित हो गई। यहीं से नारियों की पराधीनता भी शुरू हुई। एक पूरा वर्ग, आधी आबादी घर के बाहर हो गई और एक आधी आबादी घर के भीतर सीमित हो गई, और तब से ही पुरुषों का वर्चस्व भी बढ़ता गया, उनका दायरा और विस्तृत हुआ, और स्त्रियों का वर्चस्व घटता गया और उनका दायरा अत्यंत ही सीमित हो गया। यही कारण है कि कृषि के आविष्कार से नारियों की पराधीनता का आरंभ भी शुरू हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जो कि 15वां सवाल है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है कृषि का विकास। चूँकि मानव सभ्यता की जब चर्चा होती है तो ऐसा माना जाता है कि कृषि के आविष्कार के बाद ही मनुष्यों में सभ्यता भी पनपी, उनकी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास माना जाता है, और दिनकर ने भी यही बात रखी है निबंध के माध्यम से। आइए
अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, किस युग में नर और नारी के कार्य बटे हुए नहीं थे? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आदिम युग में। बिल्कुल सही उत्तर है। जब हमने निबंध को पढ़ा था तो हमने जाना था कि दिनकर ने कहा है कि आदि युग में, आदिम युग में आदि मानव, आदि मानवी जो थे उन्होंने अपने कार्यों का बंटवारा नहीं किया था। वे साथ साथ मिलकर शिकार करते थे, पशुओं से अपनी रक्षा भी करते थे। वे एक साथ कहीं बाहर जाते थे और एक साथ ही सारे आहार संचय का भी कार्य किया करते थे। तब उन दोनों में ना कोई बलिष्ठ था ना कोई दुर्बल। लेकिन आदिम समाज के पश्चात जब कृषि युग आया तब वहीं से स्त्रियों की पराधीनता आरंभ हो गई। आदिम युग में न कार्यों में बंटवारा था और ना ही गुणों में। चलिए आगे हम देखते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है? चलिए, हमने निबंध को पढ़ा भी था, आपको उसी आधार पर उत्तर देना है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग। गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और बौद्ध धर्म में 2 मार्ग थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्गियों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया, नारियों को स्थान दिया। भले ही वे उन्हें आनंद की खान मानते थे, किंतु उनके जीवन में, उनके गार्हस्थ्य में स्त्रियों का उन्होंने मान थोड़ा बहुत रखा। किंतु एक और मार्ग था, वह था निवृत्ति मार्ग, जिसने गार्हस्थ जीवन को बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने स्त्रियों को पुण्य में बाधक माना और उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया नहीं, जिसका कारण है कि स्त्रियों को उन्होंने बाधक माना, बोझ माना। तो बौद्ध मत के ये दोनों मार्ग थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। चूँकि ये निबंध में के एक अनुच्छेद में आया हुआ है, इसलिए यहीं से यह सवाल उठाया गया था कि प्रवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है। चलिए हम देखते हैं आगे। 18वां प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है जैन धर्म से। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है वह दिगंबर संप्रदाय कहलाता है। दिग जो अंबर, दिगंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। जैन धर्म से यह लिया गया है और पूरे निबंध में दिगंबर संप्रदायों की भी चर्चा की गई है कि उन्होंने स्त्रियों को किस प्रकार का स्थान दिया समाज में। इन्होंने भी स्त्रियों को सही स्थान नहीं दिया। इनका मानना था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनकी मुक्ति केवल घर में रहकर दान पुण्य करने से है। जब वे पुरुष योनि में जन्म लेंगी तब उन्हें मोक्ष या मुक्ति मिलेगी। ऐसा ही मान्यता दिगंबर संप्रदायों की थी, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। यह कथन किसका है? मैं पुनः इसको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा। यह कथन किसका है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बुद्ध का। यह पंक्ति जो लिखी गई है और यह कथन, यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में
भिक्षुणियों को जो अधिकार दिया, स्त्रियों को जो अधिकार दिया, इस पर इन्होंने पश्चाताप किया था और पश्चाताप करने के क्रम में इन्होंने यह पंक्ति कहा है, यह कथन कहा है। और हमें अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से हमने महात्मा बुद्ध के इस कथन को जाना। सवाल एक यह भी पूछा जाता है कि दिया गया कथन किस निबंध से संबंधित है, वहाँ उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। या फिर ये भी दिया जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसके संबंध में कि यह कथन किसका है, जिसका सवाल भी बना हुआ है। तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध का। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर महात्मा बुद्ध ने पश्चाताप की बातें किससे की? अभी अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा वह पश्चाताप की ही बातें थीं। चूँकि बुद्ध ने कही है तो निश्चित तौर पर किसी से कही होगी। चलिए उत्तर देखते हैं। आयुष्मान आनंद से, जो कि उनके शिष्य थे, उन्होंने आयुष्मान आनंद से यह बात कही थी कि नारी को भिक्षुणी का अधिकार होने का देकर महात्मा बुद्ध ने गलती की थी। आइए अब हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, किसने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है? यह हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक पाश्चात्य साहित्यकार हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि नारी अहेरिन है यानी शिकार करने वाली है और नर अहेर है यानी नर एक शिकार है। चलिए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है प्रेमचंद। यह कथन प्रेमचंद ने कहा है और अर्धनारीश्वर निबंध में यह कथन प्रेमचंद का आया है। आइए अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी? निबंध के आखिरी पड़ाव में यह पंक्ति आई है, आपको याद होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। आइए अब हम 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है मनुबेन गांधी। मनुबेन गांधी गांधी जी की पोती थी और उन्होंने ही बापू मेरी माँ नामक एक पुस्तक लिखी है। आइए अब हम 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां और आखिरी प्रश्न है, इड़ा किस महाकाव्य की पात्र है? इड़ा की चर्चा आई है पूरे निबंध में, हमने पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। बिल्कुल सही, आपको याद आ रहा है और सही याद आ रहा है। सही उत्तर है इड़ा कामायनी नामक महाकाव्य की पात्र है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इड़ा, मनु और श्रद्धा ये तीनों कामायनी के पात्र हैं। चूँकि दिनकर जी ने इड़ा की चर्चा अर्धनारीश्वर निबंध में की है, इसलिए यह सवाल अर्धनारीश्वर निबंध के अंतर्गत किया गया है कि इड़ा किस महाकाव्य की पात्र है। इसे हम जानेंगे। सही उत्तर है इड़ा महाकाव्य कामायनी की एक प्रमुख पात्र है। चलिए बच्चों, हमने 25 प्रश्नों को किया है और 25 प्रश्नों को समाधान किया है। 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरे निबंध पर एक बार हमारी फिर से समझ बन चुकी है और निबंध के सार को हमने जान लिया है। दिनकर क्या चाहते हैं इस समाज को देना, क्या समाज को बताना चाहते हैं कि नारी का स्थान वापस उसे कैसे देना है,
नारियों को स्वयं जागृत कर रहे हैं और एक मिथक के जरिए वे बताते हैं कि किस तरह से नारी की पराधीनता आरंभ हुई, जबकि नारी का स्थान क्या है समाज में, बल्कि समाज में ही नहीं अर्धनारीश्वर रूप में शुरू से पार्वती और शंकर की कल्पना की गई है। इन मिथकों की चर्चा करते हुए पूरे निबंध को हमने पढ़ा, जाना और समझा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब हम अगली कक्षा में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।